अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम साइकाइट्री में जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जनरली जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कह लें कि 60 to 70% पेशेंट्स आपके पास डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर के आ रहे होते हैं। और हर इवन जो आपका ज़ाहिर सबसे जूनियर डॉक्टर होता है वो हाउस ऑफिसर होता है, उसको भी डिसोसिएशन को ब्रेक करने का और डिसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है और ये एक ना हेप हैजर्ड सी सिचुएशन क्रिएट की हुई होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स ने। ये कोई डिप्रेशन की तरह के वो लोग नहीं है जो कि शायद लो मूड के साथ आराम से आके बैठ जाएंगे और आपको आराम से टाइम देंगे। ये एक इमरजेंसी लेकर आते हैं और इमरजेंसी में आपके मैंने बताया ना 80-90% यही होते हैं। सो इसकी टाइप्स को, इसकी मैनेजमेंट को, इसको समझना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है और इसको हम कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है इस वीडियो में से कुछ टाइप्स डिस्कस होंगी, बाकी अगली में, और फिर इनकी मैनेजमेंट आपको बताऊंगी एंड फिर आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी विद एन एग्जाम्पल कि किस तरह से आप उसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले कि इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वो वाला डिसऑर्डर होता है जिसको हम नॉर्मली, अगर मैं बहुत आम लफ्ज़ों में इसकी एक एग्जांपल आपको दूं, इसकी एक टाइप की एग्जांपल कि जिसका हम कहते हैं ना कि अचानक से हाथ पांव मुड़ गए और मरीज़ को कुछ पता ही नहीं चला कि इसे क्या हो गया, उसकी आवाज़ बदल गई, आवाज़ बिल्कुल अजीब सी चुड़ैलों जैसी होगी, उस किस्म की जो बातें होती हैं ना, ये हमारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। ये उसकी एक टाइप है, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, फिलहाल स्टार्टिंग इट विद द डेफिनेशन। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर इसको समझने के लिए ये बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है कि डिसोसिएशन का मतलब है कि दो चीज़ों का एसोसिएशन था, दो चीज़ों का ताल्लुक था, वो ताल्लुक जो है वो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, वो चीज़ें एक दूसरे से टूट गई हैं, अलग हो गई हैं। वो क्या ताल्लुक था बेसिकली, तो हमारे अंदर जो कुछ हमारी याददाश्त के अंदर स्टोर हुआ है वो, उसके अलावा उस वक्त जो हम किसी भी इवेंट हो रहा होता है हमारे सामने, उसके हिसाब से हमारी जो सोच चल रही होती है, उस सोच का हमारे इमोशन से जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारी परसेप्शन से जिस तरह हम उसको परसीव करते हैं, जैसे हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे बिहेवियर से, हमारे रवैये से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। सपोज़ अगर मैं सोच रही हूँ वो वाला इवेंट मेरे जहन में आ रहा है कि जब मुझे मेरी ना, सपोज़ कर लेते हैं कि 10th क्लास की बोर्ड में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। ठीक है, तो मेरे जहन में वो इवेंट चल रहा है, मेरी सोच में वो इवेंट चल रहा है, यानी मेरे थॉट प्रोसेस में एक खुशी का मौका चल रहा है। लाजमी तौर पे मैं इमोशनली तौर पे भी एकदम से हाई हो जाऊंगी, मतलब मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी और मेरा बिहेवियर भी थोड़ा सा इलेटेड हो जाएगा, थोड़ा खुशी वाला हो जाएगा, बिकॉज मेरी सोच अच्छी है, चल रही है इस वक्त। अगर उसके ऑपोजिट में सोच रही होंगी कि किसी बहुत डेथ किस्म का इवेंट या कोई बहुत ऐसा जिसमें बहुत दुख वाली बात हुई हो, तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे इमोशंस, मेरा बिहेवियर, मेरा मूड, सब कुछ उसको शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ज़ाहिर मेमोरी में आपकी वो चीज़ प्रिजर्व होती है और वो सब आप शो कर रहे होते हो। जब ये चीज़ें एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाती हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं, तो जो डिसऑर्डर बनता है उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। यानी जो आप सोच रहे होते हैं वैसा आप बिहेव नहीं कर रहे होते। सपोज आप जहन में आपके बहुत सैड इवेंट चल रहा है, आप किसी, या फिर आप किसी सैड इवेंट पे आए हुए हैं लेकिन आप रो नहीं रहे, आप ज़रा भी दुख वाली फेस नहीं बना रहे, आप बिल्कुल नम बैठे हैं। शुरू में इसको इमोशनल नंबिंग कहते हैं, लेकिन जब यही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हम उस इमोशनल ट्रॉमा को फेस नहीं कर पाते, तो फिर उसको डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट कर देती है हमारी जो बॉडी है ना, वो उसके एक्सप्रेशन को। पहले तो ये होता है ना कि हमारे सामने एक बहुत सैड इवेंट हुआ, किसी की बहुत ही, जिसके साथ वो अटैच था, किसी की मदर थी उसके साथ वो बहुत अटैच था और उनकी अचानक डेथ हो गई है, यानी उसके लिए बहुत सैड इवेंट है। एक तो ये है कि वो उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं उसने दिया, ना रोया ना हंसा, कुछ भी नहीं, उसको हम कहते हैं कि इमोशनली नम्ब हो गया वो पेशेंट। ठीक है, और ये भी अच्छा नहीं होता, मतलब ये अच्छी स्ट्रेस कोपिंग नहीं होती। लेकिन चलो, अगर नम होने के बजाय वो ये करे कि वो उल्टा हंसने लग जाए, वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी ने इस बहुत बड़े ट्रॉमा से मुकाबला नहीं किया, नहीं कर सकी उसको कोप। उसके रिजल्ट में क्या किया कि उसकी जो मेमोरी और थॉट्स थी, यानी कि जो बेसिकली उस वक्त उसकी सोच थी, उसके बिहेवियर से बिल्कुल डिसोसिएट हो गई है। थॉट में ट्रॉमा का सीन चल रहा है, जबकि बिहेवियर में हंसी वाला, उल्टी सीधी बातों वाला, खुशमिजाजी वाला एकदम से सीन आ गया। तो उसमें हम कहते हैं कि ये पागल हो गया, ये इस पे जिन आ गया, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली डिसोसिएशन हो जाती है। और ये क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े ट्रॉमा को नहीं हैंडल कर पाते, तो आपकी बॉडी एक कह लें, एक तरह से कह लें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिस तरह की एंजाइटी है कि उस चीज़ से एक दूसरे को डिसोसिएट कर लेती है ताकि ये वक्त गुजर सके किसी तरह। समझ गए मेरी बात? तो ये इसके पीछे सारा का सारा छुपा हुआ फिनोमेना है।
होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें एग्जांपल्स बारी बारी पढ़ेंगे, तो सारा कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता जाएगा। लेकिन जो मेन मसला ये होता है कि हर कोई ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं शो करता, कुछ लोगों में ही होती है। तो वो कुछ लोग जो हैं बेसिकली उनकी स्ट्रेस कोपिंग अच्छी नहीं होती, उनकी बॉडी ने उतनी अच्छी स्ट्रेस कोपिंग नहीं सीखी होती, जिसके रिजल्ट में जब वो इतने मुश्किल के माहौल में आते हैं तो उनकी जहन में जो बात आती है वो नहीं क्योंकि उसको बर्दाश्त कर पाती, तो वो खुद को या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या उस अपने बिहेवियर को बिल्कुल उस सारे माहौल से डिफरेंट कर लेते हैं ताकि वो माहौल को समझ ही ना सके। तो बेसिकली ये उनकी गलती नहीं होती। सबसे पहले याद रखें, इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। दो बातें होती है, एक मेलिंगरिंग होती है, एक डिसोसिएशन होती है। मेलिंगरिंग होती है जानबूझ के करना, जिसको हम कहते हैं कि ड्रामा करना, वो मेलिंगरिंग होती है। डिसोसिएशन वाले ड्रामा नहीं कर रहे होते, ये उनके कंट्रोल में नहीं होता। दिस इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, ये जहन में रखना है, ठीक है जी। रिस्क फैक्टर्स या कॉज क्या होता है? डेफिनेट कॉज कोई भी नहीं है, जेनेटिकली इसकी कोई ट्रांसमिशन नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो चाइल्डहुड में है, कि चाइल्डहुड में जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा होता है, उनके जहन में बचपन में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उस वक्त जब उन्हें सवेयर ट्रोमेटिक इवेंट्स देखे होते हैं, ये उनके लिए बहुत ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं, तो उसका ख्याल, उसकी सोच उनके दिमाग में हमेशा एक गहरे सदमे की तरह बैठ जाती है। और लेटर इन लाइफ ऐसे लोगों को जब दोबारा से इमोशनल रिएक्टिविटी का सामना करना पड़ता है तो ये डिसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर चाइल्डहुड में ना हुआ तो एडल्ट लाइफ में कह सकते हैं सवेयर इमोशनल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा हो, सवेयर निगलेक्ट का सामना करना पड़ा हो, ख़ास तौर पे जिनको ध्यान नहीं दिया जाता उनमें भी ये डिसोसिएशन आ जाती है। फिर और बाकी जो ट्रॉमाज होते हैं वो होते हैं इमोशनल अब्यूज़ या निगलेक्ट में क्या चीज़ आ सकती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि किसी की डाइवोर्स हो जाती है या फिर किसी की इंगेजमेंट टूट जाती है, उस तरह के लोग बहुत ज़्यादा डिसोसिएट करके हमारे पास आ जाते हैं। तो पीछे ये जहन में रखें कि डिसोसिएशन के पीछे इससे आपने स्ट्रेसर हमेशा एक्सप्लोर करना है, लाजमी कोई स्ट्रेसर होगा। और एक होगा ना कि पुराना स्ट्रेसर है जो आपके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ अक्सर आते हैं, उनमें कोई रिसेंट उसी वक्त का स्ट्रेसर होता है या उसी वक्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई होती है, कोई ऐसा इवेंट दोबारा से हुआ होता है जिसके रिजल्ट में वो ये डिसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये सारा बता दिया आपको। अब इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स हम बारी बारी करते जाते हैं। सबसे पहली है, वैसे अगर अब मैं आपको बता दूं कि जनरली आप देखेंगे ना, सर्च करेंगे, बुक्स में देखेंगे भी, तो किसी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसके सिर्फ 4 या 5 आप दूसरे लफ्ज़ों में कह दें टाइप्स हैं। एक डिसोसिएटिव एमनीजिया, दूसरी डिसोसिएटिव फ्यूग, तीसरी होती है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन, और चौथी होती है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। लेकिन ICD-10 का जो क्राइटेरिया है, इवन ICD-11 का, उसके मुताबिक जो उन्हें टाइप्स बताई हैं वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वही मोस्ट रिसेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं। पहली सबसे है जी डिसोसिएटिव एमनीजिया। एमनीजिया वैसे भी हम कहते हैं कि जब यादाश्त भूल जाती, मतलब यादाश्त खो जाती है, उसको हम एमनीजिया कह जाते हैं कि यादाश्त चली जाना, ठीक है। अब वो कोई कौन सी यादाश्त गई है, कि वो रिसेंट मेमोरी गई है या वो पुरानी मेमोरी गई है या फिर वो जो जिस किस्म की भी है उसकी टाइप्स है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। डिसोसिएटिव एमनीजिया क्या होता है कि पेशेंट को जो हाल ही में करीब करीब के हमारे इवेंट्स हुए होते हैं उनके बारे में उसकी यादाश्त चली जाती है। ख़ास तौर पे जो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट कोई उसके करीब करीब हुआ हो वो उसको भूल जाता है। और वो यादाश्त जाना वैसी वाली नहीं होती जिस तरह मैं हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहती हूँ ना कि यार एक दफ़ा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ गई थी, मेरे जहन में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, वो और तरह की बात होती है। लेकिन ये वाली जो यादाश्त है ये उससे बहुत ज़्यादा चली जाती है। वे पेशेंट कहते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था। जैसे सबसे ज़्यादा आप इसको कॉमनली देखते हैं मेडिकल का या सर्जरी का वार्ड, आप चले जाएँ हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक एक्सीडेंट, बहुत बुरा एक्सीडेंट के बाद एक पेशेंट आए और बच जाए इत्तेफाक से, तो कई दफ़ा वो आपसे पेशेंट को आप देखेंगे, आप पूछेंगे क्या हुआ था, आप उससे जब होश में आने के बाद इंक्वायर करेंगे, कहेगा मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो घर में थी, बस अचानक से हॉस्पिटल में आ गई। मतलब उसकी याददाश्त ही चली जाती है कि उसे क्या हुआ था। ये आप बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। और ये जहन में रखिएगा कि ये चीज़ डिसोसिएशन को जब भी आप डायग्नोसिस बनाते हैं, इससे पहले आप ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट कर चुके होते हैं। ऑर्गेनिक कॉजेज़ में क्या आते हैं, कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर्स, जो बाकायदा ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स है, जैसे डिमेंशिया है, जैसे पार्किंसंस है, उसके साथ साथ आपका कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है, क्योंकि ड्रग इंटॉक्सिकेशन के भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, जो कि किसी कॉज की वजह से आएंगे, बाकायदा कॉज की वजह से, उनको रूल आउट करने के बाद डिसोसिएशन का डायग्नोसिस बनता है। अब आप सोचेंगे कि इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें रूल आउट कैसे करेंगे, ये करनी है, आपने टेस्ट नहीं कराने एक्सटेंसिव, लेकिन जो अटेंडेंट आएगा उससे हिस्ट्री में ये सब बातें रूल आउट करनी है लाजमी, और फिर बाद में लेटर ऑन टेस्ट भी कराने हैं।
तो डिसोसिएटिव एमनीजिया में पेशेंट को कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है, कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिसेंट इवेंट की मेमोरी उसकी चली गई है, जो एक्सीडेंट के बाद अक्सर हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया लिखा है इसमें कि इट इज सेंटर्ड ऑन अ स्पेसिफिक ट्रोमेटिक इवेंट। ज़्यादातर जिस तरह मैंने बताया बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और बंदा भूल गया कि क्या हुआ था। और ये मेमोरी लॉस ना पार्शियल और सिलेक्टिव होता है। एक तो ये कि जनरलाइज्ड मेमोरी लॉस कभी भी डिसोसिएटिव एमनीजिया में नहीं आता, सारी की सारी याददाश्त पेशेंट की कभी भी नहीं जाती, किसी खास इवेंट की याददाश्त जाती है, और ये रिकवरेबल भी होती है, कई दफ़ा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आहिस्ता आहिस्ता वापस भी आ जाती है। ठीक है, पार्शियल एंड सिलेक्टिव। फिर आ गया डिसोसिएटिव फ्यूग। इसमें ये होता है कि एमनीजिया की तरह पेशेंट की याददाश्त चली जाती है और उसके साथ क्या होता है कि वो ना कहीं दूर दराज निकल जाता है चलते चलते चलते, और उसको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वैसे वो बिहेवियर वाइज नॉर्मल होता है, और जब एट अ सर्टेन पॉइंट जाके वो रुकता है तो उसे अचानक से ख्याल आता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। उसे पता ही नहीं होता कि वो किस हाल में चलना शुरू किया था और इतना ज़्यादा कैसे आगे आ गया। उसको आप कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ये भी आपका बेसिकली थोड़ी सी और सिवियर फॉर्म है। जिस तरह आपने देखा होगा, जब एक पेशेंट भी मैंने एक दफ़ा देखा था कि उसकी बच्ची थी 16 साल की, जिसको बहुत ज़्यादा घर में फैमिली डायनामिक्स ख़राब थी और उसको बहुत प्रॉब्लम्स थी घर में, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो गया था। तो क्या हुआ कि व्हेन शी बिकेम वेरी एग्रेसिव एक दफ़ा, और बिल्कुल उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, उसमें वो निकल गई घर से, एंड शी ट्रेवल्ड लिटरली नियरली आप कह लें कि 25 किलोमीटर्स चलते 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 चलते, और आखिर वो बेहोश होकर गिर गई। और जब उसे पूछा गया कि कहाँ आप गई थी, कहती मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो घर में थी और मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो ये जब आप चलना शुरू कर देते हैं, एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट, उसके घर में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट ही है ना उसके लिए, कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और एंगर आउटबर्स्ट हैं जो उसे नहीं पसंद आ रहे, तो वो उसको फ्यूग में चली गई और चलना शुरू कर दिया। एंड देन शी टर्नड आउट इस तरह से कि मुझे नहीं पता। जब वो चल रही होती है ना, उस दौरान पेशेंट का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ते में चलने वाले उससे कोई सवाल करेगा, उसका जवाब प्रॉपर देगी, ये नहीं पता चलेगा कि उसको कोई मसला है, लेकिन एंड में उसकी मेमोरी नहीं होगी। तो ये बेसिकली सारे के सारे पीछे ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं। मैं इसकी बाकी टाइप्स और मैनेजमेंट अगले पार्ट में कहती हूँ। किसी कोई मसला